बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इडिपस रेक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं और वो है इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजेडी और इडिपस रेक्स एज अ परफेक्ट ट्रेजिक हीरो। तो आज हम बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कैरेक्टर्स के बारे में हैं और कुछ क्वेश्चन थीम्स के बारे में हैं और कुछ क्वेश्चन दूसरे हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर स्केच आता है इडिपस का। और जब हम कैरेक्टर स्केच इडिपस का पहले भी देख चुके हैं हेमर्शिया वाले क्वेश्चन में, जहाँ हमने एरिस्टोटल का जो एलिमेंट है ट्रेजिक हीरो का हेमर्शिया डिस्कस किया था, वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको सिर्फ प्योरली ये क्वेश्चन देखें कि इज़ ही विक्टिम ऑफ फेट और प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन फ्लॉज, तो यहाँ हम सबसे पहले उसका कैरेक्टर डिस्क्राइब करेंगे कि इडिपस का कैरेक्टर है कैसा। इडिपस का कैरेक्टर इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने स्फिंक्स की रिडल सॉल्व की है। डिसिसिव है, वो अपना फ़ैसला ख़ुद लेता है, फ़ौरन से लेता है। जब उसे पता चलता है कॉरिंथ में कि वो इनका पोलिबस और मेरोपे का बेटा नहीं है, तो वो डेल्फी की तरफ जाता है। वहाँ से जब वो कर्स सुनता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो वापस नहीं जाएगा। जब उसे पता चलता है कि लायस का जो थीब्स में प्लेग फैल गया है, तो वो फ़ौरन से क्रियॉन को भेजता है। जब उसे पता चलता है कि लायस का मर्डर ढूंढना है, तो वो उसका मर्डर ढूंढता है। तो वो डिसिसिव है। तीसरा, वो प्राउड है। प्राउड मीन्स वो ये समझता है कि वो उसके जो उसका सेंस ऑफ सेल्फ है वो बहुत हाई है। यानी वो ये समझता है कि वो सारे मसले हल कर सकता है। वो ये समझता है कि सारी जिम्मेदारी उसके सर पे है। वो ये समझता है कि सिर्फ उसी के पास अक्ल है और सिर्फ वही फ़ैसला कर सकता है। वो ये समझता है कि सिर्फ वही लॉयल है और वही ठीक है, दुरुस्त है। तो प्राउड है वो। यानी एंड पे जब जुकैस्टा उसे रोकती है कि वो अपने बारे में मज़ीद प्रॉब ना करे इंटरोगेशन, तो वो कहता है कि अगर मैं लो बर्थ का भी हूँ, अगर मैं सन ऑफ चांस भी हूँ, सन ऑफ फेट भी हूँ, तो भी मैं उसे कबूल करूँगा। तो ये उसका प्राइड है जो उसे रुकने नहीं देता। क्विक टेम्पर्ड है, फ़ौरन से एक्शन लेता है। डिसिसिव होने में एक मसला ये भी है कि वो फ़ौरन से उसका जो टेम्परामेंट है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे वो एक ड्रंकर्ड शख्स की बात पर अपने पेरेंट्स से पूछने के बजाय या उधर इन्वेस्टिगेट करने के बजाय निकल आता है डेल्फी की तरफ। और जब ऑरेकल उसे कोई चीज़ देती है, तो बजाय इसके कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करता, वो उस जगह को छोड़ने का फ़ैसला करता है। क्रॉस रोड्स पे लाइस के आदमी जब उसे रोकते हैं, तो वो फ़ौरन से गुस्से में आके उन्हें कत्ल कर देता है। और जब टीसीएस उसको मना करता है, तो वो पहले उसको इंसल्ट करता है, और जब उसे सच बताता है तो वो क्रियॉन और उस पर शक करना शुरू हो जाता है। रेलेंटलेस है। उसके अलावा फेट है उसकी, देखें। अच्छा, अब अगर हम इसका रोल ऑफ फेट देखें, तो उसमें प्रोफेसी उसकी अनअवॉइडेबल है। जो प्रोफेसी, जो उसकी तकदीर है, जो उसकी किस्मत है, जो पेशियन गोई है, प्रोफेसीज पेश गोई और पेशियन गोई, तो वो अनअवॉइडेबल है। उसे अवॉइड किया नहीं जा सकता था, वो कर भी नहीं सकता था। और लाइस भी उस प्रोफेसी से बचने की कोशिश करता है थ्रू मर्डरिंग हिज ओन सन। और इडिबस कैसे करता है कि वो सोचता है कि अगर मैं कॉरिंथ से भाग जाऊंगा तो मैं इस प्रोफेसी से बच जाऊंगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम उसकी फ्री विल को देखें, यहाँ तक तो फेट थी कि फेट को वो दोनों अवॉइड करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप फ्री विल को देखें उसकी, तो फ्री विल क्या है कि इडिपस की अपनी भी चॉइसेस हैं। मिसाल के तौर पर जब वो ऑरेकल उसको देता है, तो बजाय कॉरिंथ वापस जाके अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करने की, वो वहाँ से भागने की चॉइस जो है वो अपनाता है। इसी तरह क्रॉस रोड्स में जब वो आता है, जब उसे पता है, उसे ऑरेकल ने कहा है कि वो अपने फादर का मर्डर करेगा और वो उस पर इतना यकीन रखता है, तो उसे मर्डर नहीं करना चाहिए था, मर्डर अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन वो फिर भी क्रॉस रोड पर गुस्से में आके कत्ल कर देता है। उसके बाद वो ट्रुथ परस्यू करने का फ़ैसला करता है, और जब वो सब उसे रोकते हैं, वो तब भी कहता है कि मैं बात के तह तक पहुंच के रहूँगा, और वहाँ तक उसको अपने जो तकदीर है उस तक वो ख़ुद को पहुंचा देता है। अब अगर हम इसका सिंथेसिस करें दोनों का, तो हम कहेंगे कि जो प्रोफेसी है वो तो फिक्स थी, लेकिन जो उसके करैक्टर की फ्लॉज हैं, जो उसका क्विक टेम्पर है, जो उसका प्राइड है, जो उसकी रिलेंटलेस नेचर है, जो उसकी जहानत है, किसी चीज़ की के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है, ये सब चीज़ों ने मिलकर ये प्रोफेसी को फुलफ़िल करने में अपना रोल अदा किया। तो जो तकदीर, जो क़ज़ा व क़द्र है, वो और इंसान की रज़ा जो है वो मिलकर काम करती हैं किसी भी एक्शन के लिए। अच्छा,
एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्ले में कोरस का क्या रोल है। तो इस प्ले में, स्पेसिफिकली इस प्ले में, वैसे जो बाकी भी कि आप ट्रेजेडीज़ पढ़ेंगे या प्लेज पढ़ेंगे एलिजाबेथन भी, उनमें भी या तो एग्जैक्टली कोरस होता है या कोरस की जगह पर कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कोरस का काम करते हैं। तो यहाँ पे इस प्ले में क्या है कि जो कोरस है वो थीबन जो सिटीजन है, एल्डर्स, उनको शो करता है, कलेक्टिव वॉइस है कम्युनिटी की। उसके अलावा एक्शन को डिवाइड करने में, यानी एक एपिसोड है उससे जब अगली एपिसोड उससे कट करके अगली एपिसोड पे जाना है तो क्या होगा कि दरमियान में कोरस आएगा। जैसे प्रोलॉग के बाद प्रोडोस आता है जो कि एंट्री है कोरस की, और उसके बाद 4 स्टेसिमा आते हैं जो कि कोरल ओड्स हैं, जो बीच में उनके सॉन्ग्स आते हैं एक एपिसोड से दूसरी एपिसोड की शिफ्ट के दौरान। उसके अलावा रिफ्लेक्ट करते हैं मोरल थीम्स, मसलन वो हिब्रिस जो प्राइड है उसके खिलाफ वॉर्न करते हैं, उसके अलावा वो कमेंट करते हैं, उसके अलावा फॉल ऑफ ओडिपस पे वो अफसोस करते हैं, और वो ऑडियंस के रिस्पॉन्ड को गाइड भी करते हैं। वो पिटी, फियर, रिलीजियस पाइटी, इन सारी चीज़ों पे कमेंट करते हैं कि आपने इस पे, ऑडियंस ने क्या क्या रिस्पॉन्ड करना है। तो जिससे वो कहते हैं कि एरोगेंस ब्रीड्स द टायरेंट। सेकंड स्टेसिमन में एक लाइन आती है कि जो तकब्बुर है वो जुल्म पैदा करता है, जालिम को पैदा करता है। अच्छा, फिर इसकी एक थीम है जो कि हमने देखी, साइट वर्सेस ब्लाइंडनेस की। तो इसमें हमने देखा था कि टीएसिस जो है, टीएसिस वो ब्लाइंड प्रॉफिट है और उसे शुरू से सच का पता है। इडिपस शुरू में आंखों वाला है, तो ये साइट मतलब बसारत, और जो इनसाइट है उसे हम कहेंगे बसीरत। तो हम ये देखेंगे कि जो टीसीएस है वो बसारत से महरूम है लेकिन उसके पास अंदरूनी बसीरत है। इसी तरह इडिपस जो है उसके पास बसारत है लेकिन बसीरत नहीं है, और एंड पे क्या होता है कि वो बसारत से महरूम हो जाता है लेकिन बसीरत आ जाती है उसके पास। तो ये जो है, यू हैव योर आइज बट सीज नॉट वेयर यू आर इन द सीन, नॉर वेयर यू लिव, नॉर होम यू लिव विद। वो कहते हैं तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन तुम अपने गुनाह को नहीं देख रहे, तुम ये नहीं देख रहे तुम रह कहाँ रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे कि तुम रह किसके साथ रहे हो। ये इडिपस को वो कहता है। तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन आता है कि साइट को ब्लाइंडनेस के साथ करें, तो सबसे पहले आप लिटरल जो इनका मीनिंग है, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, उसमें देखेंगे कि टीसिस जो है वो ब्लाइंड है लेकिन इनसाइटफुल है, और इडिपस जो है वो साइटेड है लेकिन ब्लाइंड टू ट्रूथ है। और अगर आप मेटाफिजिकल इसको डिस्कस करेंगे उसके बाद, और वो क्या कहेंगे कि इडिपस जो है वो इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड है। और क्लाइमेक्स कब आता है, जब इडिपस अपने आप को ब्लाइंड कर देता है और वो कहता है कि नो मोर यू शैल यू लुक ऑन द ईवल्स आई हैव सफर्ड, ब्लाइंड टू द वंस यू लॉन्ग टू सी। वो कहता है अब तुम वो ईवल्स नहीं देख सकोगे जिससे मैं गुजर रहा हूँ अपनी आंखों को, कहता है, और तुम उनको भी नहीं देख सकोगे जिनको देखने की तुम ख्वाहिश करते हो, यानी अपने प्यारों को भी नहीं देख सकोगे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो फिज़िकल ब्लाइंडनेस है वो उसकी न्यू फाउंड इनसाइट को शो करती है। उसके बाद एक ड्रामेटिक आयरनी है। मिसाल के तौर पे इडिपस जो है मर्डर को कर्ज करता है, तो असल में वो क्या कर रहा है, अपने आप को कर्ज कर रहा है। जो कैस्टा ऑरेकल को मॉक करती है, लेकिन वो मॉक करते एग्जैक्ट प्रोफेसी बता देती है जो बाद में उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरह मैसेंजर अपनी तरफ से गुड न्यूज़ लेके आता है लेकिन वो वही सबसे बुरी न्यूज़ होती है, और वो कहता है कि आई ले दिस कर्स अपॉन द मर्डर। यहाँ पे ये इडिपस की कोटेशन है कि आई ले दिस कर्स अपॉन द मर्डर दैट ही ड्रैग्स आउट हिज लाइफ इन मिजरी, कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो मिजरी में गुजारेगा। ये मेरी कर्स है, और ये ऑडियंस को समझ आ रही है कि बेसिकली वो अपने आप को ही कर्स कर रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एनालाइज द रोल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन इडिपस रेक्स, तो आप सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे कि डेफिनेशन क्या है, कि ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर से ज़्यादा जानती है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इडिपस का मर्डर को कर्ज करना, जो कैस्टा का ऑरेकल को मॉक करना, मैसेंजर का गुड न्यूज़ लेके आना, और भी बहुत सी छोटी छोटी हैं। तो वो जैसे टीसिस वाला भी है कि वो उसको ब्लाइंड कहना, इससे क्या होता है, इससे सस्पेंस हाइटन होता है, ट्रेजेडी ज़्यादा डीप लगती है, और ये ह्यूमन इग्नोरेंस को रेनफोर्स करती है कि आपको बतौर ऑडियंस या बतौर एक्सटर्नल पर्सन पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन असल में जो इंसान है जो खुद उन हालात से गुजरा होता है उसको इल्म नहीं होता। इसी तरह सेंट्रल फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि फेट और फ्री विल। इसमें ऑरेकल जो है वो दोनों बर्थ प्रोफेसीज जो है वो बर्थ से पहले करता है, और बाद में इडिपस जो है ले खुद चूज़ करता है लाइस को
कत्ल करना उसकी अपनी चॉइस है। इस तरह लाइस इन्फेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इडिपस जो है वो ट्रुथ को परसू करना खुद चूज़ करता है। इस तरह इडिपस कॉरिंथ को भागता है फेट अवॉइड करने के लिए, लेकिन थीसिस जब उसको पहली बार में ही कहता है कि मत पूछो, तो तब वो सिर्फ वो खुद करता है। तो सिंथेसिस क्या है कि प्रोफेसी इनएस्केपेबल है, लेकिन इडिपस का जो कैरेक्टर में प्राइड है, उसका टेम्पर है, उसकी डिटर्मिनेशन है, वो इस चीज़ को डिटर्मिन करता है कि ये अनफोल्ड कैसे होनी है जो हकीकत है। हो सकता है ये हकीकत आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती तो इसका इतने डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट ना होते। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ़ फेट एंड प्रोफेसी को देखें और ये देखें कि इडिपस किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, तो आप इसमें फेट का रोल देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल देंगे, और फिर आप एरिस्टोटल की हेमर्शिया डिफ़ाइन करेंगे कि हेमर्शिया क्या है, कि वो कोई प्री डिटर्मिन्ड वाइस नहीं है, बल्कि ये एरर है। कोई बाय नेचर वो मर्डरर या विलन नहीं था इडिपस, लेकिन उसका गुस्सा था जो उसको उस हद तक ले आया। तो कंक्लूजन क्या है कि फेट इनएस्केपेबल है, लेकिन फ्लॉड कैरेक्टर जो है वो उसको लेकर आता है उस फेट को। इसी तरह आपको स्ट्रक्चर पे आ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, या सोफोक्लिस जो है ये जो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन कैसे करता है। तो ये एरिस्टोटल कहता है कि अच्छी ट्रेजेडी के लिए ज़रूरी है कि टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी हो। तो अगर आप देखें तो एक ही दिन है टाइम, एक ही जगह है पैलेस, और एक ही एक्शन है जो कि है कि लायस का मर्डर कौन है। कोई सब प्लॉट्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इस तरह एक्सपोजिशन जो है, जो बैक स्टोरी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डायलॉग्स के थ्रू जो है वो रिवील होती है। इसी तरह एरिस्टोटल जो है वो इडिपस रेक्स को वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट के तौर पर प्रेज़ करता है, और वो बड़ा सही प्रेज़ करता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जुकैस्टा को अगर आप देखें तो वो एक वॉइस ऑफ रैशनलिज्म है, यानी वो अकली दलील की बात करती है, वो प्रोफेसी को डिसमिस करती है और वो कहती है कि वाई शुड अ मैन फियर सिंस चांस इज़ ऑल इन ऑल, कि अगर तकदीर ने सारा कुछ करना है तो इंसान के डरने की क्या ज़रूरत है। वो इमोशनल सेंटर है, वो इडिपस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि फॉर हेवन्स सेक इफ़ यू केयर फॉर योर ओन लाइफ डोंट गो ऑन, अपनी ज़िंदगी की परवाह है तो आगे ना जाओ। और फिर डोमेस्टिक ट्रेजेडी देखें कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो अचानक से एज मदर, वाइफ, क्वीन, सारे रोल उसके अचानक से ख़त्म हो जाते हैं जब इडिपस का ट्रुथ सामने आता है। और एंड पे वो चूँकि सच बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो इडिपस के मुकाबले में मौत को तरजीह देती है। तो अगर आपको आता है कि सिग्निफिकेंस पर करें तो आपने उसके इन चारों जो चीज़ें हैं कि उसकी वॉइस रैशनलिस्ट है, वो इमोशनल प्रोटेक्टर है, और उसकी ट्रैजिक आयरनी, यानी वो अपने ही अल्फाज से आहिस्ता आहिस्ता वो सब सच खोल देती है जो बाद में वो कोशिश करती है कि रुक जाए। इसी तरह डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, और एंड पे क्या है, सुसाइड। ये सारे के सारे आपने डिस्कस करते हैं। की कंडीशंस ये आपने, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये आपने उसके प्ले में से सर्च करके या वैसे आप गूगल भी कर सकते हैं। ये की कंडीशंस आपने याद रखनी है, इनका कॉन्टेक्स्ट याद रखना है, किसने किससे ये बात कही थी, किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी, क्यों कही थी। ये सारे के सारे आज का आपका जो होमवर्क है वो भी यही है कि आपने ये फुल जो कंडीशंस हैं वो लिखनी है। इसका कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि किसने किससे कही थी, किस मौके पे कही थी, और फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। आई ले दिस कर्स अपॉन द मर्डर, जैसे कि ये इडिपस ने कही थी। इसी तरह यू हैव योर आइज बट सी नॉट वेयर यू आर इन सिन, तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन तुम देख नहीं रहे तुम क्या गुनाह कर रहे हो। इस तरह वाई शुड अ मैन फेयर सिंस चांस इज ऑल एंड ऑल, इंसान क्यों डरे जब किस्मत ही सारा कुछ है। आई मस्ट परसू दिस ट्रेल टू द एंड, कि मैं इस रास्ते की आखिर तक पैरवी करूँगा। ओ लाइट में आई नेवर लुक ऑन यू अगेन, मैं कभी तुम्हारे पर ना देखूँ काश। काउंट नो मैन हैप्पी टिल ही डाइज, ये एक्सोडस की ही लाइन है। तो ये की कोटेशंस हैं। इनके अलावा भी हम काफ़ी कोटेशंस डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आपने याद रखनी है, किस वक्त किसने कहाँ किससे कहीं और इनकी क्या अहमियत थी। अच्छा, समरी आपसे पूछी जा सकती है कि वाई इडिपस रेक्स इंड्योर्स। ये इतना, मतलब एक ये ड्रामा जो है ये इतना अभी तक रेलेवेंट, इतना यूनिवर्सल क्यों है। पहला तो ये है कि इसकी मास्टरफुल प्लॉट है, इसका प्लॉट, रिवर्सल और रिकग्निशन बड़ी परफेक्टली टाइम्ड है। इसी तरह यूनिवर्सल थीम है कि फेट और फ्री विल आपस में कितना जुड़े हुए हैं, और ब्लाइंडनेस का ट्रुथ के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसी तरह एरिस्टोटेलियन मॉडल जो है वो सेंचुरीज़ से लेकर अब तक, इवन आप ग्रीक देखें कि कब वो
कुछ 450 साल कबल मसीह से लेकर अगर आप रेनेसां के ड्रामा को, एलिज़ाबेथन ड्रामा को देखते हैं जो कि 1500 में आया था, यानी तकरीबन 2000 साल का गैप है इन ड्रामाज में। इसके बावजूद आप देखेंगे कि एलिज़ाबेथन्स भी स्टिल आज भी लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि इडिपस में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद साइकोलॉजिकल डेप्थ है कि इडिपस अभी तक जो है वो एक आर्किटाइपल ट्रेजिक हीरो है। तो इसमें कोरस कहता है कि दिस मैन हु न्यू द फेमस रिडल एंड वाज मोस्ट पावरफुल, who would not envy his fortune, look now upon Oedipus, master of the riddle, famous king। तो ये फाइनल कोरस कहता है कि ये आदमी जो कि रिडल सुलझाता था और बड़ा पावरफुल था, कौन इससे हसद नहीं करता होगा, और अब इसको देखो मास्टर ऑफ द रिडल और फेमस किंग जो है, इसकी क्या हालत है। तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपने एक्सप्लेन किए हुए बनाने हैं, इस पे होमवर्क करना है। और इसके अलावा आपने जो की कोटेशंस हैं उनका कोटेशंस पूरी पूरी लिखनी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि वो क्या आ सकती है। ये आपका आज का काम है। और ये चूँकि इसके लिए मैं आपको एक दिन एक्स्ट्रा दूंगी, यानी आपने 2 दिन में ये मुझे सारा काम जो है वो करके सबमिट करवाना है।